जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लूसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 के सभी प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, हम लोग जो यह सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इसका टेस्ट भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कराया जाता है। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। उस लिंक के जरिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए आज के पहला प्रश्न का हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे क्या कहलाती है? तो वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं फ्रेंड, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। और जो दूसरे के प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वह अप्रदीप्त कहलाएंगे। इसे आप लोग याद रखिएगा। वहीं जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार चली जाएगी उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, और जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगी वह अपारदर्शी वस्तु कहलाएगी। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग जो बनते हैं यह परावर्तन और व्यतिकरण के वजह से बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? तो पृथ्वी पर अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है इसे भी याद रखना पड़ेगा हम लोग को। तो पृथ्वी का पलायन वेग होते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा का पलायन वेग यदि आपसे पूछा जाए तो 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग अधिक है, इसे आप लोग याद रखें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अजैव अपघटनशील प्रदूषक है? मतलब जिसमें जीव का कोई चांस नहीं है, जैवीय पदार्थ की कोई चांस नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी DDT हो जाएंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो द्विबंध द्वारा जो जुड़े होते हैं वो एल्कीन कहलाते हैं। याद रखिएगा, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा एल्केन का यदि सूत्र पूछे तो CnH2n+2, और एल्काइन का सूत्र पूछे तो CnH2n-2, इसे याद रखिएगा। तो 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो आंसर हो जाएगा एल्कीन, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल के लिए सिलिकॉन का उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक इसमें से रक्त भी है। रक्त एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा। अस्थि भी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है, और उपास्थि भी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, और सामान्यतः यदि बोला जाए सामान्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो 2 प्रकार से होते हैं। इसको जो है किसने स्पष्ट किया था? तो बिरचो महोदय के द्वारा स्पष्ट किया गया था 1855 में। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें कोशिका विभाजन जो हम लोग सामान्यतः 2 तरीके का देखें और मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, जो 3 प्रकार हैं, सामान्यतः जो 2 प्रकार होंगे, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री, दूसरा हो जाएगा आपका अर्धसूत्री, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, दूसरा अर्धसूत्री, और जो तीसरा होता है असूत्री होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, तीसरा असूत्री विभाजन होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 3 प्रकार के होते हैं, और सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? फ्रेंड, चकमा देने वाला प्रश्न है, सभी आंसर ऑप्शन सी करके निकलेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। नामकरण पूछा गया है तो राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड बी रॉबर्ट्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। और वहीं यदि पूछा जाएगा राइबोसोम का खोज कौन किया था, तो राइबोसोम का खोज जी.ई. पैलेडे के द्वारा 1955 में किए गए थे, याद रखिए। और खोज कौन किया है? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, हृदय पेशी को कहते हैं, तो हृदय पेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है। तो ये जो तकनीक है शरीर का लचीलापन से संबंधित है। शॉर्ट फॉर्म में इसे PNF भी कहते हैं, याद रखिएगा। सीधा सीधा पूछेगा PNF तकनीक किससे संबंधित है, तो शरीर का लचीलापन से। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में है, वह भिक्षु कौन था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे? तो वह भिक्षु जो है भद्रबाहु थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इन्होंने एक पर्वत के ऊपर अपना जो है जीवन का यापन किया था, मतलब जीवन को त्यागे थे, और वो संलेखना विधि के द्वारा ही जीवन को त्यागे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो जैन धर्म के संरक्षक जो है खारवेल थे, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन की कौन सी विशिष्टता जोड़ी थी? तो चैतन्य के द्वारा जो है ना गायन की कीर्तन शैली को विशिष्टता के रूप में मतलब इन्होंने उसमें जोड़ा था, गायन की कीर्तन शैली को। इससे 2-3 प्रश्न बनते हैं। जैसे तो पहला पूछा जाएगा, चैतन्य स्वामी का पाठशाला में क्या नाम था? पाठशाला में क्या नाम था? तो इसका जो है ना पाठशाला में नाम थे फ्रेंड निमाई पंडित, याद रखिएगा। निमाई पंडित या गौरांग भी इसे जाना जाता था, गौरांग भी जाना जाता था। और इसका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम विशांभर था, वास्तविक नाम जो है विशांभर थे फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा, विशांभर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषा का विकास किस युग में हुआ था? तो तेलुगु और जो कन्नड़ है इसका जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकास हुआ है चालुक्य युग में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। एवं वहीं यदि तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया है ये पूछे तो 2008 में दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? तो रामदास इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न संख्या 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसमें संस्था और संस्थापक दिया हुआ है और सुमेलित नहीं है, इसको हमें जानना होगा, पहचानना होगा। तो पहला है देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, बिल्कुल सही है। देव समाज की स्थापना 1887 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव, बिल्कुल सही है, ये 1830 में स्थापित किए गए थे। सेवा सदन की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू, ये गलत है। तो सेवा सदन का स्थापना किनके द्वारा किए गए थे? तो बहराम जी मालावारी के द्वारा, बहराम जी मालावारी के द्वारा इसकी स्थापना किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1908 में। सेवा सदन बहराम जी मालावारी, याद रखें। ऑप्शन सी तो आपका आंसर निकल गया है कि गलत है। अगला था वेद समाज, इसके संस्थापक के श्रीधरालु नायडू, बिल्कुल सही है। वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1864 में, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे? तो ये रजनी पामदत्त जो है इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था ऐसा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं तथा सहयोग भी
करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो है रोलेक्ट एक्ट हुआ कब था। तो रोलेक्ट एक्ट जो है ये 19 मार्च 1919 को हुआ था। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। तो संसदीय प्रक्रिया में जो गिलोटिन का अर्थ होता है, विधेयक पर बहस बंद कर देना। ऑप्शन नंबर ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय राजनेता के सुझाव का परिणाम था? तो पंचायती राज के पक्ष में जो है ना, ज़्यादातर महात्मा गांधी थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या अब हम लोग 22 को देखेंगे। इसमें है प्रश्न, निम्न में कौन पंचायत की संरचना के उपबंध हेतु अधिकृत है? तो पंचायत की संरचना के उपबंध हेतु राज्य का विधानमंडल अधिकृत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है, निम्नलिखित में सही कालक्रम की पहचान कीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो ये आया कब था? तो ये आए थे 1973 में। दूसरा है, मिनर्मा मिल्स लिमिटेड अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार, ये कब आए थे? तो ये 1980 में आए थे। अगला है, गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य, तो ये आए कब थे? 1967 में। लास्ट है, मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार, ये कब आए थे? तो ये आए थे 1978 में। तो अब आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। पहले क्या हो जाएगा? तो 1967 वाला, मतलब पहले नंबर पे ये आएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब। उसके बाद आ जाएगा 1973, मतलब 3 के बाद 1। ऑप्शन नंबर बी में है 3, 1, 4, 2 आपका आंसर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 में है फ्रेंड, संवैधानिक उपचार का अधिकार किन परिस्थिति में निलंबित हो सकता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है फ्रेंड, ये आपात स्थिति की घोषणा के दौरान निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यका तथा नीति के लिए उत्तरदायी होता है। संसदात्मक सरकार जो है, इसमें कार्यपालिका अपनी समस्त कार्य और नीति के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधायिका के प्रति। ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका किसके प्रति था फ्रेंड? तो विधायिका के प्रति। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? तो देखिए, चूलिया जलप्रपात भी है और बिहार जलप्रपात भी है, लेकिन दूध सागर जलप्रपात नहीं है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो ये मांडवी नदी पे है और गोवा में है। कहाँ पे है? तो गोवा में है। और चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। और बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड, ये पिछले कई सेट में इसका जिक्र हम किए हुए हैं, क्योंकि सेट में ही आया था। तो आज आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मोलेसिस बेसिन किस राज्य में है। ठीक है, इसका आंसर का हम आपका वेट भी करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देखते हैं। एक साइड नदी है, दूसरे साइड सहायक नदी है। तो इसमें जो है सुमेलित नहीं है, मतलब गलत की पहचान करना है। पहले देखते हैं गोदावरी मूसी का, ये तो गलत है। मूसी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी जो है ना, कृष्णा की सहायक नदी है। आप लोग याद रखिएगा, मूसी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। तो ये तो गलत हो ही गया, लेकिन आगे देखते हैं। महानदी की सहायक नदी मांद है, कृष्णा की मालप्रभा है, और मालप्रभा के अलावा एक मूसी भी याद रखिएगा। कावेरी की सहायक नदी हेमावती है, याद रखिएगा। फ्रेंड, इसमें जो है एक
महानदी का हम सहायक नदी और बता रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो है ब्राह्मणी और बैतरणी जो है ना, याद रखिएगा, ब्राह्मणी और बैतरणी ये जो है ना महानदी की सहायक नदी। इसके अलावा कृष्णा का हो जाएगा आपका फ्रेंड, कृष्णा का भीमा और तुंगभद्रा, इसके अलावा मूसी, कोयना, ये सभी कृष्णा का है। और कावेरी की यदि बात करें तो अर्कावती, सिमसा, अमरावती सभी कावेरी की सहायक नदी है। चलिए, और गोदावरी में भी आप जान लीजिए, पैनगंगा, इंद्रावती, बैनगंगा, प्रवदा सभी गोदावरी के हो जाएंगे। आंसर तो आपका ए नंबर ही था। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग 29 को देखते हैं। 29 में है, एक साइड शिखर दिया हुआ है, दूसरे साइड पर्वत दिया हुआ है, और आगे है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, ये तो गलत है। नामचा बरवा किस हिमालय में है? तो अरुणाचल हिमालय, एपी आप बोल सकते हैं, या तिब्बत हिमालय, टी फॉर तिब्बत भी आप आंसर कर सकते हैं। नंदा देवी कुमायूं हिमालय, बिल्कुल सही है। नौकरेक सिक्किम में, ये भी गलत है। नौकरेक कहाँ है? तो मेघालय में है, याद रखिएगा, मेघालय हिमालय में है। और पूछेंगे ना कि गारो खासी की सबसे मतलब ऊंची चोटी, गारो खासी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आंसर हो जाएगा नौकरेक ही, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल इसमें सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। चलिए, प्रश्न संख्या 30 को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, रायचूर दोआब स्थित है। तो रायचूर दोआब जो है कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे है, भारत में शीतकालीन पवन की दिशा क्या है? तो शीतकालीन पवन की दिशा क्या है? तो इसमें जो है ना, उत्तर से पूरब जाते हैं और दक्षिण से पश्चिम जाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्तर से पूरब और दक्षिण से पश्चिम, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 में है, निम्नलिखित में किस मानचित्र पर पर्वत, पठार, मैदान और नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाया जाता है? तो ये भौतिक मानचित्र पर दर्शाए जाते हैं, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा कल हम लोग पढ़े थे थीमेटिक मानचित्र के बारे में पिछले ही वीडियो में, तो इसमें याद रखिएगा वनस्पति के अलावा इसमें याद रखिएगा वर्षा को, इसके अलावा इसमें याद रखिएगा उद्योग को, इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड। यदि उच्चारण में किसी भी तरह की गलती हो तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रति चक्रवात के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें केंद्र में वायु का दाब उच्च होता है, बिल्कुल सही है। प्रति चक्रवात में केंद्र से जो वायु है बाहर की ओर निकलते हैं और चक्रवात में अंदर की ओर आते हैं, ये भी याद रखें, इसमें बाहर की ओर निकलते हैं। तो केंद्र में उच्च होता है इसलिए ये बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर जाती है, मतलब केंद्र से परिधि बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। भूमध्य रेखीय भाग में इसका पूर्णतः अभाव होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे कि इनमें से सभी सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 में है, प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रश्मि रेखा के लेखक कौन हैं? तो रश्मि रेखा के लेखक जो हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है, निम्न में किसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं? तो अदृश्य बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाजवाद की स्थापना करना था? समाजवादी समाजवाद की स्थापना करना था, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यदि आपसे मॉडल पूछे किस मॉडल पे थे, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे थे, इसे याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थे। चलिए प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी है? अल्प विकसित मतलब इसमें किसी भी चीज़ का ज़्यादा विकास नहीं है, तो इसकी विशेषता क्या होगी? तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें प्रति व्यक्ति निम्न आय होगी, बिल्कुल सही है, तभी तो यह अल्प विकसित है।
आगे है निम्न आश्रिता अनुपात, ये गलत है। पूंजी निर्माण की उच्च दर, जब पूंजी निर्माण का उच्च दर होगा तो वो फिर अल्प विकसित कैसे होगा, ये भी गलत है। आगे है प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, हाँ ये सही है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र में यदि अधिक कार्यबल है तो आपका जो अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित ही माना जाएगा। तो 1 और 4 जो है इसमें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 में है, निम्न में कौन सी अर्थव्यवस्था द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो पहला ऑप्शन ही खनन, खनन किस क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत, प्रथम क्षेत्र में खनन, वन, ये सभी प्राथमिक में। इसके अलावा विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसे बृहत मुद्रा M3 के गणना में शामिल नहीं किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो M3 में जो है ना सीधा सीधा हम आंसर करते हैं, डाकघर बचत बैंक में जमा धनराशि को M3 के अंतर्गत गणना नहीं करते हैं। तो इसे गणना करेंगे किस में, M4 के अंतर्गत। बाद बाकी जनता के पास करेंसी, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा एवं साबित जमा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, ये सभी M3 के अंतर्गत गणना की जाएगी। वहीं यदि फ्रेंड आपसे पूछे तरलता की दृष्टिकोण से क्रम में सजाइए, तो सबसे अधिक तरल M1, फिर M2, फिर हो जाएगा आपका M3, लास्ट में हो जाएगा M4। इसे तो आप जरूर याद रख लीजिएगा। और यदि आपसे पूछे कि सबसे संकुचित कौन है, तो इसमें सबसे संकुचित M1 हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा, आप जरूर याद रखिएगा। और इसमें यदि पूछे व्यापक माप के अंतर्गत कौन आता है, तो M3, M1 संकुचित, व्यापक में M3, और सबसे अधिक तरल में क्या, सबसे कम तरल में M4 और अधिक तरल में M1 आ जाएंगे, इसे याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा। चलिए, तो ऊपर में 4 ऑप्शन है, अम्ल वर्षा किसके वजह से होगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों ऑप्शन सामने था, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। तो जलवायु परिवर्तन पर जो है भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो है फ्रेंड, ये कब लोकार्पित की गई थी, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2008 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42 में है फ्रेंड, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो ये जो है ना मानवीय बस्ती से घिरा हुआ है, अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र मानवीय बस्ती से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भू आवेशित देश में कौन से देश जो दोहरे भू आवेशित है। तो दोहरा भू आवेशित उज्बेकिस्तान है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। आगे है, दक्षिण एशिया का सुकरात किसे कहते हैं। तो दक्षिण एशिया का सुकरात जो है फ्रेंड रामास्वामी नायकर को कहते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड एग्जाम के लिए ये। तो पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना से है, ऑप्शन नंबर ए इसे याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 46 को देखते हैं, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है। तो ऑप्शन ए बनेरघट्टा, बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसे याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जयप्रकाश नारायण का जीवनी जयप्रकाश की रचना किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। फसाई की स्थापना यहाँ पे पूछा गया है। तो 5 सितंबर 2008 को, ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर 2008 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो ऋतु प्रवास जो है फ्रेंड भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और वहीं थारू जनजाति जो है ये दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। आप लोग
इसे याद रखिएगा। दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में कौन मनाते हैं? तो थारू जनजाति। और ऋतु प्रवास कौन करते हैं? भोटिया। चलिए 50 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पुणे में स्थापित किए गए हैं। चलिए जल्दी से हम लोग अस्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, क्योंकि अस्मरणीय तथ्य में जो है मोस्ट फैक्ट ही दिए जाते हैं। आज वकाटक वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में बिंद शक्ति द्वारा किए गए थे। बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी प्रवर सेन प्रथम थे। प्रवर सेन जो है वकाटक वंश का अकेला ऐसा शासक था जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण किए थे। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। प्रवर सेन 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करा दिया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और पृथ्वीसेन द्वितीय जो है ये वकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंद शक्ति। अगला है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन थे, इसे याद रखिएगा। और प्रभाकर वर्धन जो है फ्रेंड, ये परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। और प्रभाकर वर्धन का जो उत्तराधिकारी मतलब प्रभाकर वर्धन का जो उत्तराधिकारी है ये राज्यवर्धन हुए। इसमें इसे तो जरूर याद रखिएगा, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया था? तो प्रभाकर वर्धन। आगे है राज्यवर्धन जो प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी था, इसका हत्या किसने किया? तो गौर शशांक जो है बंगाल के शासक शशांक के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। और राज्यवर्धन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हर्षवर्धन, ये याद रखिएगा। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, या इनका एक प्रधान केंद्र था। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। बाणभट्ट जो है हर्षचरित और कादम्बरी का रचना भी किए थे। इसके अलावा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 संस्कृत नाटक है। इसका रचना हर्ष के द्वारा किए गए थे। और हर्ष के समय में मथुरा जो है सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अगले स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए। फ्रेंड सभी प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप लगन से देखते रहिए। आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के बाद टेस्ट लगाना ना भूलें, इससे आप क्या पाएँ क्या खोएं इसका आभास आपको होगा। धन्यवाद।